Hello everyone, my name is Prayashi Barthwal and welcome to my channel आचार्य प्रेयशी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के सेशन में हम डेफिनेटली यहाँ पे बात करने वाले हैं what should be the right strategy to crack NTA-NET JRF in labor welfare, industrial relations and HRF in the coming NTA-NET June 2020 examination. राइट सो आज के सेशन में मैं आपके साथ बिल्कुल डिस्कशन करूंगी कि कि क्या एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आप दिमाग में स्ट्रैटेजी रख के आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, किन किन पैरामीटर्स का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है, तो आज के सेशन में हम उन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। राइट सो गाइज लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द सेशन। सो आज सबसे पहले लेट मी मेक यू वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग दैट एवरीबडी इज अवेयर दैट वी हैव ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स, है ना। हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। अब बात अगर हम अपने लेबर वेलफेयर कोड 55 पेपर 2 के बारे में अगर बात करें, सो यहाँ पे कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर द लेबर वेलफेयर इज लाइक यूनिट 10. यूनिट 1 is based on the principles and the practices of the management. Unit 2 is absolutely based on the human resource management. Unit 3 is based on the HRD and the important aspects of the international human resource management. Unit 4 is absolutely based on the organization behavior. Unit 5 is dedicated to the industrial relations and the trade union. Unit 6 is based on industrial dispute as well as the Industrial Dispute Act 1947. Then Unit 7 is absolutely related to the labor legislation. Unit 8 is based on wages and important legislation associated with the wages. Then Unit 9 is absolutely emphasizing on the labor welfare as well as the social security. And Unit 10 is based on labor market. So we have 10 important units, right? So guys, in unit में से कौन से important aspects है जो आपको बिल्कुल cover करने चाहिए, कौन से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में किया है, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर। देन वी हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक फॉर पेपर 2, राइट। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं, गो टू द प्ले लिस्ट एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सेस द वीडियोज, राइट। सो now let's basically talk about the what are the challenges, है ना। हमारे पास बेसिकली चैलेंज क्या आता है once we'll start preparing, है ना। जब कोई भी एक बच्चा एनटी की प्रिपरेशन के लिए सोचता है, वो इनिशिएटिव लेता है, वो काम करने की कोशिश करता है गाइस, तो उसके सामने एग्जैक्टली चैलेंज क्या आता है। So the challenges in gaining the good marks in paper 2 labor welfare, है ना। क्या चैलेंज आता है? सबसे बड़ा चैलेंज आता है the syllabus is very vast, absolutely। जो भी सिलेबस एनटीए का बना है एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, दैट इज बियॉन्ड योर बीबीए एमबीए कोर्सेज, है ना। कॉम्पिटिटिव लेवल है, एनटीए नेशनल लेवल पे कोई एग्जाम होने जा रहा है, सो डेफिनेटली कुछ तो होगा जो आपके सिलेबस के बियॉन्ड भी पूछा जाता है। सो सिलेबस का जो कंटेंट है गाइस, दैट इज वेरी वेरी वास्ट, ठीक है। दूसरा जो चैलेंज है, दैट इज द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन यूजीसी एनटीए नेट आर फ्रॉम द टॉपिक बियॉन्ड द ट्रेडिशनल एमबीए बुक्स एंड दस रिक्वायर स्टडी फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे कहने की कोशिश हो रही है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स एनटीए ने अपने सिलेबस में ऐड किया है जो आपके बीबीए एमबीए के ट्रेडिशनल बुक्स में मेंशन नहीं है। सो नेट आपको कहीं ना कहीं एक स्कोप दे देता है कि आपको बियॉन्ड अपने एमबीए ट्रेडिशनल बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक वैलिड चैलेंज है अपने आप में। तो आप लोग क्या करते हैं, आप डिफरेंट सोर्सेज के तरफ जाते हैं कि कौन सा एक सोर्स, कौन सा मटेरियल हमें लेना चाहिए। सो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन माई चैनल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज आई एम ऑल्सो एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, एंड यू कैन डेफिनेटली गो टू द अनअकैडमी। यू कैन सर्च इन द वेबसाइट Prayashi Barthwal and you will get the access of all the material. I have already completed lot of courses. I have already completed the entire syllabus for NTA NET June 2020 examination. So you can go and meanwhile what we'll be doing, like we already aware that exam काफ़ी अब पीछे हो रहा है या पोस्टपोन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको हर एक important aspect देखने को मिलेगा, right?
उसके बाद द स्टैंडर्ड टारगेट कंसाइज स्टडी मटेरियल इज नॉट इजीली अवेलेबल, यही जो कि आपके चैलेंज 2 से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेट करता है। एक स्टैंडर्डाइज कंटेंट का होना बहुत जरूरी है गाइस, राइट। एक स्टैंडर्डाइज कंटेंट का होना बहुत जरूरी है, और अगर वही स्टैंडर्डाइज कंटेंट आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो गाइस, व्हेन इट कम्स टू क्वालिफाइंग द एग्जाम, सो लेट मी टेल यू दैट आई हैव पर्सनली क्वालिफाइड द एग्जाम ट्वाइस इन November 2017 and July 2018 in Labor Welfare Code 55, and I have been teaching since 4.5 years of industry plus teaching experience, so I'm very aware of that what could be exactly the pattern of the examination, what are the important aspect that you really need to cover, and हमें हमेशा से देखा है एक पैटर्न हमेशा से फॉलो होता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमेशा से फॉलो होते हैं, तो उन पे एम्फेसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलेवेंट। सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पैटर्न को फॉलो ही नहीं करते हैं, वो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन रेलेवेंट चीजें नहीं पढ़ रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो गाइज हमको देखने को मिला है एनटीए में, दैट वाज वी वुड से सरप्राइज फॉर December 2019 एग्जामिनेशन। देखो पहले क्या होता था, पहले जो यूनिट आपका 10 है 1 to 10, यूनिट 1 to 4 से केवल 30 to 40 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते थे, एंड यूनिट 5 to 10 से आपसे 60 to 70 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते थे। लेकिन इस बार एनटीए ने उल्टा कर दिया। एनटीए ने क्या किया, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे कहने की कोशिश है, in December 2019 the pattern of the question paper was changed as 50% of the question were covered from the following units, यानी कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो 50% क्वेश्चंस आपके यूनिट 1 to 4 कवर किए गए थे, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर मैं 18 तक की बात करूं तो केवल आप मुश्किल से कह सकते 40% कवर होता था यूनिट 1 to 4 से, एंड 60% कवर होता था यूनिट 5 to 10 से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, 50% यानी कि आधा पेपर कवर हुआ था यूनिट 1 to 4 से, एंड आधा पेपर आई वुड से कवर हुआ था आपके यूनिट 5 to 10 से, राइट। उसके बाद एंड 50% of the question were covered from the following unit 5, unit 6, unit 7, unit 8, unit 9 and unit 10। आप क्या कह रहे हैं, अर्लियर 70% to 60% of the questions were covered from unit 5 to 10 and 30 to 40 questions were covered from unit 1 to 4। So इस बार दिसंबर 2019 का जो एग्जाम हुआ था, तो वहां पे एनटी ने एक सरप्राइज दिया सभी एस्पिरेंट्स को या स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, एंड थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर पैटर्न में भी कुछ चेंज होता है, काफी बच्चे ये सोच के चलते थे कि लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लेजिस्लेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं उनको प्रिपेयर कर लेता हूं, अगर 1 to 4 यूनिट से यूनिट क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा गाइस कि अगर अब आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल भी आपका काम नहीं चलने वाला है। यू नेवर नो कि एनटी आपको कहां पे किस तरीके से सरप्राइज कर दे, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं गाइस। लेट मी गिव यू एन आइडिया अबाउट द स्ट्रैटेजी, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए, स्ट्रैटेजी टू क्रैक एनटी नेट जेआरएफ जून 2020 एग्जामिनेशन क्या रहेगी। सबसे पहले कह रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 75 to 85 क्वेश्चंस करेक्ट एंड गेन 150 to 170 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। अब while preparing for the paper 2, I would recommend you कि आपको कोशिश ये करनी है कि 100 मार्क्स का अगर पेपर है, ठीक है, आपको कोशिश ये करनी है, अगर 100 मार्क्स का पेपर एग्जाम में आता है तो आपको उसमें से एटलीस्ट 75 मिनिमम और मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, बट यू रियली नीड टू मेंटेन दैट प्रोपोर्शन दैट एटलीस्ट 75 to 85 क्वेश्चंस शुड बी करेक्ट, है ना, वो आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, तभी दैट विल गिव यू अ स्कोर ऑफ 150 और 150 to 70 मार्क्स। ऑल राइट। दूसरा कह रहे, स्टडी अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस डिजाइन बाय यूजीसी नेट एंड देन सर्च फॉर द अदर सोर्सेज। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको सिलेबस को देखना है, सिलेबस को टैली करना है आपके कंटेंट से, आपके मटेरियल से, एंड पहले सिलेबस को कवर कीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग कुड बी कवर्ड लेटर। अब ऐसा नहीं है कि अब लेट्स से सिलेबस में कुछ चीजें मेंशन नहीं है, आप उनको पहले कवर कर रहे हो, दैट एक्चुअली डजंट मेक अ सेंस। सबसे पहले जो सिलेबस में मेंशन किया गया है, यू रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन दैट, यू रियली नीड टू कवर दैट फर्स्ट एंड देन प्रॉब्ली यू कैन गो टुवर्ड्स द टॉपिक व्हिच आर नॉट मेंशन इन द सिलेबस, ठीक है। फोकस ऑन द कंटेंट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन इन विदिन 3 months। अब हमें नहीं पता अभी एग्जाम कब होने हो सकता है, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आया है,
तो फोकस हमें ये करना है कि आपको एक पैटर्न देखना है। पैटर्न आप कैसे देखोगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करने हैं, उसके पैटर्न को समझना है और ये देखना है कि इतने टाइम से कौन से वो ऐसे रिलेवेंट फैक्टर्स हैं, कौन से वो ऐसे रिलेवेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन हमेशा से बनता आ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यू रियली नीड टू एम्फसाइज, यू रियली नीड टू फोकस ऑन दैट। उसके बाद कह रहे study the updated syllabus, especially the topics relevant to industrial relations, labor laws, and focus on the latest amendment. Absolutely. अब आपको पता है आपके सिलेबस से कुछ एक्ट्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हट गया है, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट को हटा दिया है, आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट को हटा दिया है। तो अब आप इनको पढ़ने बैठ जाओगे तो ये कोई सेंस ही नहीं बनता। तो आपको पहले तो अपडेटेड सिलेबस को देखो, उसमें से देखो कि क्या चीजें लेटेस्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उसको एलिमिनेट आप करेंगे, ठीक है। और जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे अभी ईपीएफ एक्ट में बड़े लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए बिकॉज ऑफ द कोविड-19 ये जो वायरस की सिचुएशन है, तो वो लेटेस्ट अमेंडमेंट से आपको खुद को बहुत ज्यादा अपडेटेड रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज्यादा लेटेस्ट अमेंडमेंट से आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद कह रहे हैं यूजीसी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक्स बियॉन्ड द ट्रेडिशनल एमबीए बुक्स एंड रिक्वायर स्टडी फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज। यस, तो मैंने कहा कि यूजीसी हमेशा सिलेबस के बियॉन्ड क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए आपको मल्टीपल सोर्स की तरफ जाना पड़ सकता है। तो वो मल्टीपल सोर्स क्या है आपके लिए? जी हाँ, बिल्कुल, वो मल्टीपल सोर्स है आपके लिए आचार्य प्रेयसी का चैनल, जहाँ पे आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, Unacademy पे you can follow me, you can attend my free special classes, you can go for the courses, or you can go for the session on the YouTube. आप उससे देखिए, वो आपके मल्टीपल सोर्सेज वही आपके लिए होंगे जो कि एक्सेस में जो मटेरियल या जो भी कॉन्सेप्ट है बियॉन्ड द सिलेबस वो कवर हो पाएगा आपका, ठीक है। चलिए, ओके जी। अब देखिए गाइस, यस, और भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे कि अगर हम कहें try to gain maximum marks in paper second, because if somewhere you lack marks in paper one, even though your probability to qualify net remains. देखिए, पहले क्या होता था, पहले एक्चुअली ये किया जाता था कि 40% मार्क्स आपके पेपर 1 में आने चाहिए थे एंड 40% मार्क्स आपके पेपर 2 में आने चाहिए होते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है ना। तो उस वजह से क्या होता था, जब ऐसा होता था तो आपको इंडिविजुअली दोनों में पास होना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। लेट्स से आपके पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स है, लेकिन पेपर 1 में आपके 40% आपने कवर नहीं किया है, तो वो आप क्वालिफाई नहीं माने जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो आपको 40% एग्रीगेट लेके आना है पेपर 1 प्लस पेपर 2 का, एंड यू आर गुड टू गो। तो लेट्स से अगर आप पेपर 1 में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, अगर आपको लगता है कि पेपर 1 में मुश्किल से मेरे 20 क्वेश्चन सही हो पाते हैं या मेरे 25 क्वेश्चन सही हो पाते हैं, आई कैन ओनली टारगेट 50 मार्क्स या 45 टू 50 मार्क्स, ठीक है, तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा पेपर 2 पे। पेपर 2 को इतना अच्छा करो कि आपके कम से कम 80 मार्क्स 80 करेक्ट हो और 160 मार्क्स 160 या प्लस मार्क्स आप लेके आओ, तो कहीं ना कहीं वो मैनेज कर देगा। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट दोनों पेपर का बनता है, सिलेक्टिव पेपर का नहीं बनता। उसके बाद कह रहे टू क्वालिफाई द एनटीए नेट जेआरएफ ट्राई टू करेक्ट एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस एंड स्कोर 60 to 70 मार्क्स इन पेपर 1। यस, अगर आपका टारगेट जेआरएफ है तो जेआरएफ आपका तय करेगा पेपर 1 भी। सो जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए आपको करना क्या है, आपको क्वालिफाई अगर जेआरएफ करना है तो उसके लिए आपको 60 to 70 मार्क्स गेन करना जरूरी है। और वो कैसे होगा? जब आपके कम से कम 30 क्वेश्चन, और ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, सो एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, जो कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा और एस्पिरेंट्स के ऊपर कि आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कह रहे पेपर 2 ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 75 to 85 क्वेश्चंस करेक्ट एंड यू विल गेन 150 to 170 मार्क्स, दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। सो ये एक बेसिक एनालिटिकल अप्रोच मैंने आपसे आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है कि इस अप्रोच को दिमाग में रखकर आप कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो उस पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और कहीं ना कहीं अगर आप रिविजन मोड पे चल रहे हैं, सो अब आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो कि मेरा कितना, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, जितना हो सके चैप्टर वाइज एज मच एज यू कैन एमसीक्यू सॉल्व कीजिए. दैट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया दैट आप कितने पानी में हैं और आपको और कितना एफर्ट करना है गाइस. ठीक है, चलिए. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, है ना. जो भी अभी हमने स्ट्रैटेजी को डिस्कशन किया, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी तो अच्छा होता है, बट डिफिकल्टी आती जब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे if your minimum 30 questions are correct in paper 1 that leads to 60 marks and minimum अगर 75% करेक्ट हो जाते हैं तो वो आपको 150 मार्क्स देगा. तो आपका टोटल स्कोर हो जाता है 210 यानी कि 70%. पेपर 1 में 30 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं दैट विल गिव यू 60 मार्क्स. पेपर 2 में 75 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो दैट विल गिव यू 150 मार्क्स है. सो आपका जो एंटायर टोटल हो जाएगा 60 पर 150 210 and your percentage would be 70% and that will leads you towards the JRF. अगर आपका 70% आ जाता है, अगर हम प्रीवियस कट ऑफ्स की बात करें तो आपका JRF बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, आपको और अगर सेफर साइड चलना है तो और इसकी इम्प्लीकेशन क्या है. इफ यू मिनिमम 35 क्वेश्चंस +5 -5 कर रहे हैं, अगर आपके मिनिमम 35 क्वेश्चन पेपर 1 में करेक्ट होते हैं दैट वुड गिव यू दी 70 मार्क्स. और अगर आपके 85 क्वेश्चंस जो कि मैक्सिमम हमने रखा था वो करेक्ट होते हैं सो दैट विल गिव यू 170 मार्क्स एंड योर टोटल स्कोर वुड बी 240 दैट विल लीड्स टुवर्ड द 80%. 80% लाना इज अ बिग थिंग, है ना. और अगर आपकी ये इम्प्लीकेशन अगर आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं गाइस तो ट्रस्ट मी कोई भी आपको JRF सर्टिफिकेशन लाने से रोक नहीं सकता. और अगर किसी PSU का रिक्रूटमेंट चल रहा है उसके तो आप कट ऑफ को बिल्कुल ही पार कर देंगे जो कि नेट के थ्रू होने वाला है. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स गाइस. नाउ और जो इंपॉर्टेंट चीजें कह रहे हैं, लेट्स सपोज इफ यू आर नॉट गुड इन paper 1 is difficult for you, so try to score as much as good marks you can in paper 2 because 40% of the aggregate पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का कलेक्टिव होता है. तो जो बात मैंने आपसे पहले भी कही है कि 40% दोनों का आपको देखने का होता है. सो दैट विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑन द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट. चलिए, यस, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर 150 to 70 मार्क्स आपके पेपर 2 में आ जाते हैं, 30 to 40 आ जाते हैं, सो योर टोटल स्कोर वुड बी बिटवीन 210 and 240 एंड कहीं ना कहीं आप एक पेरीफेरी में रहेंगे आपके नेट को क्वालिफाई करने के लिए. अगर आपका पेपर 1 कहीं ना कहीं कमजोर है, उतना अच्छा नहीं है, राइट. लेकिन डोमेन नॉलेज पे आपकी एक्सपर्टीज होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस. नाउ व्हाट टिप एंड ट्रिक्स आई वुड रिकमेंड और आई वुड सजेस्ट यू गाइस इज टिप नंबर 1. क्या कह रहा है टिप नंबर 1? कह रहा है टिप्स टू प्रिपेयर फॉर लेबर वेलफेयर सब्जेक्ट. सबसे पहले क्या टिप है? सबसे पहले टिप यहाँ पे कह रहा है that you really need to understand the subject and content described in each unit. सबसे पहले आपको understand करना पड़ेगा सब्जेक्ट को. What do you understand by the subject? सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की content क्या है, कौन कौन सी यूनिट आपको उसमें पढ़नी है. दूसरा कह रहे हैं analyze the previous year question papers, understand the important topics from the last 10 years. अब आपको previous year questions लेना है. previous year questions कैसे लेंगे आप? 2012 से 2012 से लेके 2019 7 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लीजिए. यू आर गुड टू गो. योर प्रिपरेशन वुड बी ऑन अ वेरी गुड मोड. ठीक है, फिर कह रहे फर्स्ट पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. हाँ, फर्स्ट प्रिपेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और यूनिट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड देन प्रिपेयर द रिमेनिंग. सबसे पहले तो आप जब भी एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे. जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलिवेंट है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं, आप उनको सबसे पहले कवर करेंगे एंड उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक को जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन या ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाता है, तो उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप जरूर रखेंगे ताकि कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यू वुड बी एबल टू एटलीस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन. गिव एटलीस्ट 3-4 आवर्स अ डे फॉर पेपर 2. पेपर 2 के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे आप दीजिए और रेगुलर दीजिए, कंसिस्टेंसी से दीजिए, रेपिटेटिव रिविजन करिए एंड यू आर ऑल सेट. फिर कह रहे टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 7 minutes in every 1 hour. In that break, do any physical activity or listen to the music or meditate or roam around your surroundings. तो कह रहे let's say आप 1 घंटे का टारगेट लिया है,
1 घंटे की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं 55 to 60 मिनट्स के बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है, क्योंकि हमारी ब्रेन की खुद की अपनी एक कैपेसिटी होती है जिसके बियॉन्ड वो नहीं कर पाता चीजें रिटेन। तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट का जो भी आप ब्रेक लेंगे, आप उस ब्रेक में आपको मोबाइल फोन नहीं उठाना है, आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आप स्क्वाट्स कर लीजिए, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए ताकि बॉडी में एक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा आपके। कोई भी आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने सराउंडिंग्स में, अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क है, आप थोड़ा सा 1-2 राउंड लगा के आ जाइए, तो दैट विल चेंज योर मूड। अब क्या होता है, मैं मोबाइल को यूज करने के लिए क्यों मना कर रही हूँ, लेट्स से आपने मोबाइल पकड़ लिया, आपके फ्रेंड का किसी का मैसेज आ गया, आप उसके से बातें करने में लग गए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो 5 मिनट का ब्रेक कब 10 से 15 मिनट में तब्दील हो गया, या वो 5 मिनट कब आपके 20 से 25 मिनट ले गया। सो दैट्स वाई उस टाइम पे जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 110% फोकस आपका पढ़ाई में दीजिए। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे पढ़ाई का मत सोचिए, उस टाइम 100% आप वहीं पे इन्वॉल्व रहिए। ये एक सही बेस्ट अप्रोच होती है, राइट। उसके बाद switch off your mobile phone or keep it on a silent mode and avoid any kind of distraction। अगर कोई भी प्रॉब्लम, अगर आप जब आप पढ़ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस पढ़ते टाइम अपना स्विच ऑफ कर दीजिए, फोन नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, इसको वाइब्रेशन पे कर दीजिए या साइलेंट मोड पे रख दीजिए, क्योंकि जरा सा कहीं पे भी कुछ नोटिफिकेशन आया, आप बेल आपकी रिंग बजती है, तो वहां पे डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा होता है, और कहीं ना कहीं आप पढ़ाई छोड़ के उस तरफ उसको देखना, एक क्यूरियोसिटी, बड़ा इंक्यूजिटिव नेचर होता है इंडिविजुअल का, तो वो ज्यादा होती है कि किसका मैसेज आया होगा, क्या आया होगा, किसका कॉल आया होगा। तो इन सभी चीजों से दूर रहने के लिए, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए, कीप योर मोबाइल फोन ऑन अ स्विच ऑफ मोड, राइट। दूसरा कह रहे वीकली रिवाइज ऑल द टॉपिक, व्हाट इफ मंथली रिवाइज ऑल द यूनिट दैट यू प्रिपेयर। यस, वीकली रेपिटेटिव रिवीजन करना है, एक हफ्ते में जितना आपने पढ़ा सब रिवीजन कर डालो। जैसे ही मंथ आता है, मंथ एंड होता है, तो मंथ में 2 से 3 दिन आप रखो कि जहां पे मंथ में मैंने जितना पढ़ा है, आई वुड बी कीप रिवाइजिंग दैट, वो पूरा मैं रिवाइज करूंगा। सो ये अप्रोच आपको कहीं ना कहीं फॉलो करनी है, यही आपको आपके JRF की तरफ लेके जाएगा। सॉल्व मॉक टेस्ट ऑन वीकली बेसिस एंड डू इट्स एनालिसिस एज वेल। आप कोई भी मॉक टेस्ट अगर लेते हैं, कोई भी वेब सीरीज लेते हैं, या कोई भी क्वेश्चन अगर मैं आपको सॉल्व कराती हूँ और आपके गलत हो जाते हैं, तो आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने के साथ साथ उसका एनालिसिस भी बहुत ज्यादा करना है। एनालिसिस ज्यादा क्यों करना है, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, आपके कौन से कॉन्सेप्ट है जो गलत है, जिनको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, जिनको आपको और अपडेट करने की जरूरत है, राइट। दैट्स व्हाई वी से मॉक टेस्ट को सॉल्व करना, उसका उसी टाइम पे एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू द रेपिटेटिव रिविजन, दिस इज द अल्टीमेटिव, कि हम पढ़ सब कुछ लेते हैं, लेकिन जब हम रिविजन नहीं करते हैं, तो जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तो वहां पे हमारे अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। हमने पढ़ा है टॉपिक, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि रिविजन नहीं किया, और उसमें बहुत ज्यादा हम कंफ्यूज होने लगते हैं। तो कंफ्यूजन को एलिमिनेट करने का एकमात्र तरीका है रेपिटेटिव रिविजन, राइट। So guys, here we are done with the strategy how we can actually crack the NTA NET examination in 2020. So I hope you all have understood the strategy, you all have understood the tips and the tricks, that how you can actually, what approach you can actually follow, so that you would be definitely close to your JRF certification, right? So guys, stay tuned for more videos. We have lots of things for you, and stay tuned with us, and yes, you will definitely get benefited by each and every video that would be provided by the channel. And thank you so much guys for watching, and bye bye and take care.